दोस्तों आज हम IUCL जनरल साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाउ मच कार्बन डस स्टील कंटेन। स्टील में कितना कार्बन होता है। स्टील में लगभग 0.1 से 2% तक कार्बन होता है। और स्टील किस किस का अलॉय होता है, ये आयरन का अलॉय होता है, ये कार्बन का अलॉय होता है, और इसमें थोड़े थोड़े अलग एलिमेंट भी होते हैं सच एज मैग्नीज, क्रोमियम एंड निकल। अब 3 तरह की कार्बन रेंज होती है। एक होती है लो कार्बन स्टील, जिसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.05 से लेके 0.25% होता है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट 0.26 से लेके 0.6% होता है। वहीं हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट 0.61 से 1.50 होता है। और जितना ज़्यादा कार्बन स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा मेटल की हार्डनेस बढ़ेगी, बट मेटल की डक्टिलिटी कम हो जाएगी। डक्टिलिटी का मतलब हुआ कि हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से लेके 2%। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है। ए टेप वाटर, बी रेन वाटर, सी वाटर एंड डी डिस्टिल्ड वाटर। नेचुरल वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो रेन वाटर होता है। ऑल्दो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो भी प्योरेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर को मैन मेड तरीके से बनाया जाता है, प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो डिस्टिल्ड वाटर नेचुरल नहीं होता है, लेकिन रेन वाटर नेचुरल होता है। और ये वाटर कैसे फॉर्म होता है, पहले होता है इवेपोरेशन, सन के थ्रू वाटर ऊपर जाता है, फिर होता है कंडेंसेशन, इवेपोरेटेड वाटर क्लाउड बनाता है, देन वही वाटर रेन के फॉर्म में वापस आता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेन वाटर। क्वेश्चन नंबर 83 है, अ बॉडी फ्लोट एट 4 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस देन। एक पिंड 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो क्या होगा। ए द बॉडी विल सिंक, बी नो चेंजेस, सी मोर पार्ट ऑफ द बॉडी विल सबमर्ज एंड डी द बॉडी विल फ्लोट फ्रीली। देखिए एक फोर्स होता है जिसे हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट तैर पाता है। और ये बॉयंसी फोर्स अपवर्ड फोर्स होता है, यानी कि वो बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट कब तैरेगा, जब उस ऑब्जेक्ट का वेट या तो बॉयंट फोर्स के बराबर होगा या बॉयंट फोर्स से कम होगा। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है कि कोई चीज डूबेगी या नहीं डूबेगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो किसी का भी जो वेट होता है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन वेट कम हो जाएगा। अब क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है लेकिन डेंसिटी कम हो चुकी है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट डूबना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बॉडी डूबना शुरू हो जाएगी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉडी विल। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच इज नॉट एन अलॉय अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। ए स्टील, बी ब्रॉन्ज, सी ब्रास एंड डी कॉपर। अलॉय क्या होता है, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा मेटल का मिक्सचर। स्टील किसका अलॉय होता है, ये आयरन और कार्बन का अलॉय होता है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है, कॉपर और टिन का होता है। ब्रास किसका अलॉय होता है, कॉपर और जिंक का होता है। लेकिन कॉपर खुद में एक प्योर मेटल होता है। सो गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है। ए ग्रीन, बी ब्लू, सी येलो एंड डी रेड। जब भी सफेद रोशनी किसी भी प्रिज्म से पास होगी तो वो 7 रंग में बट जाएगी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, वो रेड रंग की होती है। इसलिए रेड रंग को डेंजरस साइन में भी यूज करा जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही इजी हमें हो जाता है किसी भी चीज को देखने में। तो रेड लाइट हमें धुंध में, आंधी में इजिली विजिबल हो जाती है। और सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, वो वायलेट कलर की होती है। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बात करें वेवलेंथ की, सबसे पहले रेड, फिर उसके बाद ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको एंड लास्ट में वायलेट। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन विच एनर्जी इज रिलीज। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा निकलती है। ए लाइट, बी साउंड, सी हीट एंड डी एसिड। वेपोराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा जाता है, और इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो वेपोराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक 2 प्रोसेस होती है। एंडो
एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो वेपोराइजेशन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाउ लॉन्ग डज द लाइट ऑफ सन टेक टू रीच अर्थ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ए नो टाइम, बी अबाउट 96 सेकेंड्स, सी अबाउट 8.5 मिनट एंड डी अबाउट 7.3 आवर्स। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगते हैं, विच इज इक्वल्स टू 499 सेकेंड्स। और अर्थ और सूरज के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, पीएच वैल्यू इंडिकेट। पीएच मान क्या इंगित करता है। ए क्वालिटी ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफी नेगेटिव, बी एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, सी इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक एंड डी मेजर फॉर चेकिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क। पीएच वैल्यू हमें ये बताता है कि कौन सी चीज ज्यादा एसिड है या कौन सी चीज ज्यादा बेसिक है। तो ये एसिड और बेसिक का डिफरेंस बताता है। पीएच का मान 0 से लेके 14 तक होता है। मिडिल वैल्यू होती है 7, 7 का मतलब न्यूट्रल। तो 0 से 7 के बीच में एसिड होता है और 7 से 14 के बीच में बेसिक होता है या बेस होता है, जिसे हम एल्कलाइन भी बोलते हैं, सच एज सोडा सॉल्यूशन। एसिड क्या हुआ, HCl, H2SO4, ये एसिडिक हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, अ गर्ल नोटिस दैट व्हेन शी शाउट इनटू अ केव शी हेयर्स एन एको, विच वेव प्रॉपर्टी कॉजेस द एको। एक लड़की ने नोटिस किया कि जब एक गुफा में वो चिल्लाती है तो उसे एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कौन सा तरंग गुण प्रतिध्वनि का कारण बनता है। ए डिफ्रैक्शन, बी डिस्पर्सन, सी रिफ्लेक्शन एंड डी रिफ्रैक्शन। एको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से होता है। जब आप केव में चिल्लाते हैं तो जो आपकी साउंड वेव होती है वो गुफा की दीवारों से टकराती है और बाउंस बैक करती है, तो इसी कारण से एको प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, इट टेक 9 सेकंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट 3 मीटर यूजिंग अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। व्हाट इज द पावर। 6 न्यूटन के बल का उपयोग करके किसी वस्तु को 3 मीटर तक स्थानांतरित करने में 9 सेकंड का समय लगता है। शक्ति क्या होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क को, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। फोर्स कितना है 6 न्यूटन, डिस्टेंस कितना मूव करा 3 मीटर, तो वर्क कितना हो गया 18 जूल हो गया। अब पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क हम निकाल चुके हैं कितना 18 जूल, टाइम कितना है 9 सेकंड, तो पावर कितनी हो जाएगी 2 वॉट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, द शार्पनेस ऑफ अ टेलीविजन इमेज इज टर्म्ड एज इट्स। एक टेलीविजन छवि की तीक्ष्णता को क्या कहा जाता है। ए क्लैरिटी, बी कलर, सी रेजोल्यूशन एंड डी ग्राफिक। जो टेलीविजन या किसी भी मोबाइल फोन की शार्पनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। आपने सुना होगा हाई रेजोल्यूशन, अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, फुल एचडी, ठीक है, एचडी मतलब हाई डेफिनेशन। तो एचडी में ज्यादातर कितना आता है 720p तक आता है, 720 पिक्सल तक आता है। फुल एचडी में 1080p तक आता है हाई रेजोल्यूशन में, और अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में क्या आता है 4K 2K, ये अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में आता है। तो रेजोल्यूशन क्या बता रहा है, ये किसी भी डिवाइस की शार्पनेस को बता रहा है, या कितनी क्लियरिटी हमें किसी भी डिवाइस को देखने पे मिलेगी, वो होता है रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन किससे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ पिक्सल से होता है। कितने पिक्सल आपके एक डिवाइस में है, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्मॉल बबल आर परफेक्टली स्फेरिकल बिकॉज ऑफ। छोटे बुलबुले किसके कारण पूर्णतः गोलाकार होते हैं। ए ग्रेविटी, बी प्रेशर, सी विस्कोसिटी एंड डी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो स्मॉल बबल होते हैं वो पूरी तरीके से गोलाकार शेप में होते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड का सरफेस एरिया होता है वो अपने आप को काफी हद तक सिकोड़ के रखता है, जिसकी वजह से उसकी जो शेप रहती है वो मेंटेन रहती है। और उसमें एक और फोर्स काम करता है जिसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ऑलरेडी हम 2 बार या 3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स होता है और दूसरा एडहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में लगता है। तो जितना ज्यादा कोहेसिव फोर्स अच्छा होगा उतनी ही अच्छी शेप बनी रहेगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 94 है, द फाइनल इमेज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम छवि क्या होती है। ए रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, बी रियल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, सी वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट एंड डी वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट।
एक सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज आती है वो वर्चुअल होती है, वो मैग्नीफाइड होती है और वो इरेक्ट होती है। तो ऐसी इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते उसे बोला जाता है वर्चुअल। मैग्नीफाइड तो आप सबको पता ही है कि किसी भी इमेज का लार्जर साइज मैग्नीफाइड कहलाता है। इरेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, यानी कि उस डायरेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, इमेज बिल्कुल सीधी निकल के आएगी, उल्टी तिरछी दाएं बाएं नहीं निकल के आएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू ड्रॉ फास्टर फ्रॉम अ वेल बिकॉज। एक कुएं से पानी खींचने के लिए एक स्थिर चरखी का उपयोग क्यों किया जाता है? ए एफिशिएंसी इज 100%, बी वेलोसिटी रेशियो इज लो, डी मैकेनिकल एडवांटेज इज हाई एंड डी फोर्स इज अप्लाइड इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। देखिए, पुली से हम पानी इसलिए खींचते हैं क्योंकि पानी खींचना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो एक अच्छी जगह लग रही होती है। हम डायरेक्टली ऊपर की तरफ पानी नहीं खींच रहे होते। अगर हम डायरेक्टली पूरा 90 डिग्री के एंगल पे पानी खींचेंगे तो काफी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी खींचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पुली से हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल एडवांटेज इज हाई। क्वेश्चन नंबर 96 है, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड। एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को सीमित करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? ए ग्रिड, बी फ्यूज, सी हब एंड डी कंडक्टर। देखिए, फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक्सेसिव करंट या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से बचाता है। वो क्या करता है एक्चुअली में, फ्यूज की अपनी एक रेटिंग होती है जिसे हम करंट रेटिंग भी बोलते हैं। तो अगर जितना करंट फ्यूज की परमिसेबल लिमिट में है वो करंट फ्लो करता रहेगा। इन केस करंट अचानक से हाई हो गया तो जो फ्यूज का वायर होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जब करंट हाई होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्यूज का वायर ब्रेक हो जाएगा, और जब फ्यूज का वायर ब्रेक हो जाएगा तो करंट इंटरप्ट हो जाएगा। तो फ्यूज ने एक्चुअल में क्या करा? करंट को इंटरप्ट करा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाइपरमाइट्रोपिया और लॉन्ग साइट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। हाइपरमाइट्रोपिया या दृक दृष्टि को निम्नलिखित का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ए बाइफोकल लेंस, बी सिलेंड्रिकल लेंस, डी कॉनकेव लेंस एंड डी कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमाइट्रोपिया या लॉन्ग साइट में क्या होता है, लोग दूर की चीजें तो देख पाते हैं लेकिन पास की चीजें नहीं देख पाते। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? इस कंडीशन में हम कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं। ये लेंसेज बीच में काफी ज्यादा थिक रहते हैं और एजिस में काफी ज्यादा पतले रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, कॉन्वेक्स लेंसेज, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्टार अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ डैश के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ए रिफ्लेक्शन, बी स्कैटरिंग, सी एमिशन एंड डी एब्जॉर्प्शन। जब भी तारों की रोशनी अर्थ के अंदर प्रवेश करती है, या ये कह लीजिए कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, तब वो कई सारी गैसेस से टकराती है। फॉर एग्जाम्पल, ये गैसेस पार्टिकल है। तो तारे की रोशनी आई, पहले ये यहाँ टकराई, फिर ये यहाँ टकराई, फिर ये यहाँ टकराई, फिर ये यहाँ टकराई, फिर ये यहाँ टकराई। तो इस तरीके से वो कंटिन्यूसली टकराती रहती है और स्कैटर होती रहती है। इसी फिनोमेना को बोला जाता है स्कैटरिंग, क्योंकि अर्थ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा और जितनी गैसेस अवेलेबल होंगी उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होगी। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं उनकी भी रोशनी तो आ रही है अर्थ के पास, और वो तो नहीं टिमटिमाते। वो इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि इनका जो डिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू स्टार वो काफी कम होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 97 है, द ऑडियो सिग्नल ऑफ टीवी आर। टीवी का ऑडियो सिग्नल है ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी अनमॉड्यूलेटेड एंड डी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। टीवी के ऑडियो सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। 3 तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इनके भी कई सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और ये 3 मेन आपके मॉड्यूलेशन होते हैं। पहले के जमाने के एनालॉग टीवी सिग्नल में हम 2 तरह के मॉड्यूलेशन यूज करते थे। ऑडियो के लिए हम यूज करते थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, और वीडियो के लिए हम यूज करते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें नॉइस काफी ज्यादा कम होती है, तो इसीलिए पुराने जमाने में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करके ऑडियो को ट्रांसमिट करा जाता था। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 98 है, इन अ मिरर द ब्लैक सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ। दर्पणों में पिछली सतह किसकी पतली परत से लिपटी होती है? ए मरकरी, बी सिल्वर, सी रेड ऑक्साइड एंड डी सिल्वर नाइट्रेट। जो शीशे की पिछली सतह होती है वो अधिकतर थिन लेयर ऑफ सिल्वर से कोटेड होती है, क्योंकि सिल्वर की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो मिरर की इमेज निकल के आती है वो काफी ज्यादा शार्प निकल के आती है। सो ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेग समय ग्राफ का ढालन क्या दर्शाता है? ए एक्सीलरेशन, बी डिस्प्लेसमेंट, सी डिस्टेंस एंड डी स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं,
टाइम को हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, और वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दर्शा रहा है? रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी, विच मीन्स एस्केलेरेशन। एस्केलेरेशन को क्या बोलते हैं? रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स। कार रेडिएटर में पानी का उपयोग इसके कारण किया जाता है। ए लो डेंसिटी, बी इजी अवेलेबिलिटी, सी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डी लो बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वाटर को कार रेडिएटर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। इसका मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है खुद का टेम्परेचर बढ़ाए हुए, क्योंकि वाटर को हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? इंजन को कूल करने के लिए यूज करते हैं। और कार का इंजन काफी ज्यादा हीट को जनरेट करता है और वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार के रेडिएटर के थ्रू वाटर को कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट भी करा जाता है, तो जिससे वाटर की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।